साल 1971 बैटल ऑफ बसंतर के टैंक वॉर में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जब घायल हुए तो उन्हें पीछे हटने को कहा गया, लेकिन खेत्रपाल ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और लड़ते रहे। आपने इनकी कहानी हाल ही में आई मूवी में देख भी ली होगी, लेकिन ये कहानी अरुण खेत्रपाल की नहीं है। उनके साथ उसी लड़ाई में उनका साथ दे रहे मेजर होशियार सिंह दहिया की कहानी भी उसी बहादुरी और लीडरशिप से भरी है, जो घायल होने के बाद भी वॉर जोन में सिर्फ टिके नहीं रहे, बल्कि एक सच्चे लीडर की तरह अपने साथियों का मनोबल भी बनाए रखा। अपने गनर के शहीद होने के बाद उन्होंने खुद ही मशीन गन संभाल ली थी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव, जिसमें आज बात करेंगे 1971 के इंडो पाक वॉर के हीरो मेजर होशियार सिंह की। वो उन इंडियन ऑफिसर्स की लिस्ट में शामिल हुए जिनको जीते जी परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। वॉर जोन में जब जीवन और मौत के बीच सिर्फ एक धागे भर का अंतर रह जाता है, तब फैसला सैनिक के अपने हाथों में होता है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अब जान दी जाएगी या ली जाएगी। मेजर होशियार सिंह ने दूसरा विकल्प चुना। गोलियों और तोपों की आवाज के बीच जब वो घायल हो गए, तब भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और एक सच्चे लीडर की तरह अपने साथियों का मनोबल बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया और हमारे पड़ोस में एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसी युद्ध पर बेस्ड है एक नई फिल्म जो अभी आ रही है। आप जब तक वीडियो देख रहे होंगे तब तक आ चुकी होगी, जिसका नाम है बॉर्डर 2। इसमें सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार हैं। बॉलीवुड में ऐसी फिल्में लगातार आती हैं। बॉर्डर 1 भी हमने देखी, अब ये बॉर्डर 2 है जो कि 1997 में आई बॉर्डर फिल्म का सीक्वल है। बॉर्डर बैटल ऑफ लोंगेवाला पर आधारित थी। बॉर्डर 2 में वरुण धवन ने 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यही लिखा जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी ऐसी ही बातें कही। मेजर होशियार सिंह का नाम सुनकर लोग अक्सर उनको उनके हम नाम ब्रिगेडियर होशियार सिंह समझ लेते हैं। ब्रिगेडियर होशियार सिंह 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जबकि मेजर होशियार सिंह दहिया 1971 वॉर में घायल हो गए थे और जिंदा वापस लौट आए थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ 1971 के युद्ध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो 1965 इंडो पाक वॉर में भी शामिल हुए थे। हरियाणा का सोनीपत जिला और इस जिले का सिसाना गांव। 5 मई 1937 को होशियार सिंह का जन्म इसी गांव के एक जाट परिवार में हुआ था। गांव के 250 से ज्यादा लोग सेना में जा चुके थे, इसलिए पिता चौधरी हीरा सिंह भी चाहते थे कि उनका बेटा इंडियन आर्मी में जाए। परिवार की जीविका खेती बाड़ी पर टिकी थी। शुरुआत में होशियार सिंह भी मदद के लिए खेतों में काम करते थे। गांव के स्कूल से बेसिक एजुकेशन पूरा करने के बाद वो जाट हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे और फिर जाट कॉलेज रोहतक, यहां भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई में खूब तेज थे और साथ ही साथ खेल में भी। वॉलीबॉल शानदार खेलते थे, इसलिए जल्द ही पंजाब टीम के कप्तान बन गए। इसी कारण उन्हें नेशनल टीम में भी जगह मिली थी। 1957 में उन्होंने 2 जाट रेजिमेंट को एक सैनिक के तौर पर ज्वाइन किया। 6 साल बाद एग्जाम ऑफ प्रमोशन के जरिए वो अधिकारी बने और फिर 30 जून 1963 को उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में कमीशन मिला। ये रेजिमेंट कभी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा रही। आज के समय में ये भारत की सबसे ज्यादा सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है, जिसको 3 परमवीर चक्र प्राप्त हुए हैं। हवलदार अब्दुल हामिद को 1965 की लड़ाई के लिए, मेजर होशियार सिंह को 1971 वॉर के लिए और मेजर योगेंद्र सिंह यादव को 1999 के कारगिल युद्ध के लिए ये सम्मान मिला। मेजर होशियार सिंह को शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में तैनाती मिली। इसी समय उनके लीडरशिप की ओर सबका ध्यान गया, लेकिन असली मौका तब आया जब उन्होंने 1965 के इंडो पाक वॉर में हिस्सा लिया। बीकानेर सेक्टर में उनकी बहादुरी के लिए उनको मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया, लेकिन 6 साल बाद वो एक ऐसे युद्ध में शामिल हुए जिसने पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल कर रख दिया। जाहिर है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो रही है, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। एक ब्रीफ समझ लेते हैं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तर लाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा के हवाई अड्डों पर बमबारी की।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया और कहा कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है। भारतीय सेना इस हमले के लिए पहले से तैयार थी, लिहाजा उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर ईस्टर्न फ्रंट के साथ साथ वेस्टर्न फ्रंट पर भी लड़ा जा रहा था। शकरगढ़ सेक्टर पाकिस्तान की सीमा का एक 30 किलोमीटर लंबा क्षेत्र था जो छुरी के आकार का था। यह भारतीय क्षेत्र की ओर निकलता था और इसके बीच से बसंतर नदी बह रही थी। यह इलाका पाकिस्तान के सियालकोट के बड़े मिलिट्री बेस के पास था, जहां से पठानकोट स्थित इंडियन बेस पर हमला करना आसान था। अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर के कई अहम इलाकों से भारत का कांटेक्ट टूट सकता था। इसलिए भारत का इस पर कब्जा करना बेहद जरूरी था, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर और उत्तरी पंजाब का मंडराता खतरा खत्म हो जाता। पाकिस्तानी सेना ने इलाके में बारूदी सुरंगें बनाई थी। 47 इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड को बसंतर नदी के पार एक ब्रिज हेड बनाने का आदेश दिया गया। ब्रिज हेड का मतलब है दुश्मन के इलाके में घुसने का रास्ता सिक्योर कर लेना। आमतौर पर जब सेना किसी नदी या झील जैसी पानी की बाधा को पार करने की कोशिश करती है तो पानी के उस पार दुश्मन के क्षेत्र में एक छोटे सुरक्षित क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है, ताकि सेना उसी रास्ते से होकर आगे बढ़े और हमला करे। 47वीं ब्रिगेड ने तेजी से अपना काम शुरू किया और 15 दिसंबर 1971 की रात को 9 बजे तक ब्रिज हेड तैयार कर लिया गया। इसके आगे दुश्मन का वो इलाका था जहां बारूदी सुरंगें थी, यानी कि माइन फील्ड्स। अब ये ब्रिगेड के इंजीनियर्स का काम था कि वो माइन फील्ड्स को सिक्योर करें ताकि 17 पूना हॉर्स के टैंक आगे बढ़ सकें। इंजीनियर्स अपना काम कर रहे थे। उन्होंने करीब आधा इलाका सिक्योर कर लिया था, लेकिन तभी पाकिस्तानी तोपों की आहट मिली। ब्रिज हेड पर तैनात भारतीय जवानों ने मैसेज पास किया और तत्काल भारतीय टैंकों से सहायता मांगी गई। ये बसंतर के टैंक युद्ध की शुरुआत थी। तारीख 16 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे थे। पूना हॉर्स की 2 टैंक टुकड़ियों को पाकिस्तान के जारपाल क्षेत्र की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया। इनमें से एक टुकड़ी को लीड कर रहे थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिन पर हाल ही में 21 नाम की फिल्म आई और जिनकी बहादुरी के किस्से पर हमने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल अब आते हैं मुद्दे पर। भारतीय सैनिक जब जारपाल की ओर बढ़ रहे थे तब दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भी टैंकों के साथ तैयार थी। उसने एक आर्म्ड रेजिमेंट के साथ धुंध की आड़ में पूरी ताकत से हमला किया। भारतीय सैनिक संख्या में कम थे और उनके पास टैंकों की संख्या भी कम थी। इसलिए बी स्क्वाड्रन के कमांडर ने तुरंत रीइंफोर्समेंट की मांग की। जब वो बसंतर की नदी पार कर रहे थे तब वहां कुछ पाकिस्तानी टैंक और रिकॉइल गन पोस्ट एक्टिव थे। रिकॉइल गन पोस्ट का मतलब है दुश्मन की एक मजबूत फायरिंग पोजीशन, जहां एंटी टैंक गन्स या भारी तोपें छिपाकर या फिर कवर के पीछे लगाई जाती हैं। अरुण की टुकड़ी ने रीइंफोर्समेंट का जवाब दिया और दुश्मन से सीधे मुकाबले के लिए आगे बढ़ने का फैसला लिया। लेकिन ब्रिजहेड जोन के पास छिपे हुए पाकिस्तानी टैंक और रिकॉइल गन पोस्ट से भारतीय टैंकों पर हमला हुआ। अरुण के साथ खड़ा था 3 ग्रेनेडियर्स, जिसकी कमान संभाल रहे थे मेजर होशियार सिंह दहिया। 16 दिसंबर को अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए। 17 दिसंबर की सुबह तक पाकिस्तानी सेना की ओर से 6 हमले हुए थे। छठा हमला सुबह के 6 बजे हुआ 3 ग्रेनेडियर्स पर। 3 ग्रेनेडियर्स का टारगेट था लोहल और जरपाल को अपने कंट्रोल में लेना। ये एक अलग किस्म का संयोग था। यह दूसरा मौका था जब पूना हॉर्स और 3 ग्रेनेडियर्स एक साथ लड़ रहे थे। मेजर होशियार सिंह ने 1997 में दिए एक पुराने इंटरव्यू में इस युद्ध की पूरी कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि इस लड़ाई में कई पाकिस्तानी टैंक नष्ट हुए और उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए। उन्हें जरपाल गांव पर कब्जा करने का आदेश मिला था, जिस पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था। इस इलाके के चारों ओर बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी और वहां टैंक और गोला बारूद भी तैनात था। मेजर होशियार ने बताया था कि 15 दिसंबर की रात को करीब 10 बजे उन्हें नदी पार कर गांव पर कब्जा करने का आदेश मिला था। उनकी टुकड़ी ने रात 12 बजे तक नदी पार कर लिया और फिर गांव पर कब्जा भी कर लिया गया। भारतीय सैनिकों को यह पता था कि इसके बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो इस इलाके पर वापस कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। रात 12 बज चुके थे, गांव पर कब्जा हो चुका था, लेकिन एक चुनौती ये थी कि सुबह होने तक नदी पर पुल भी बनाना था ताकि भारतीय टैंक आगे बढ़ सकें और इसी बीच बारूदी सुरंगें भी हटानी थी।
होशियार सिंह के जारपाल पर कब्जा करते ही पाकिस्तानी सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उन पर शुरू हुआ हमला। 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पाकिस्तान ने अपने कई टैंकों के साथ हमला किया। इसके बाद शाम 4 बजे एक और टैंक हमला हुआ। मेजर होशियार सिंह ने बताया कि लगातार 3 टैंक हमले हुए और उन्होंने 40 से 45 पाकिस्तानी टैंक नष्ट भी कर दिए। 16 और 17 दिसंबर को पाकिस्तान ने और ज्यादा फौज भेज दी और 2 दिशाओं से हमला शुरू किया, एक तरफ से टैंक और दूसरी तरफ से पैदल सेना, लेकिन इसमें भी उन्हीं को नुकसान पहुंचा। होशियार सिंह के मुताबिक इस लड़ाई में 300 से 350 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई पाकिस्तानी टैंक भी तबाह हो गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 97 पाकिस्तानी सैनिकों के शव इकट्ठा किए, जिन्हें बाद में उनकी सेना को सौंप दिया गया। 17 दिसंबर को 3 ग्रेनेडियर्स जब दुश्मनों के हमलों को नाकाम कर रही थी, तब मेजर होशियार सिंह घायल हो चुके थे। इसके बावजूद वो एक खाई से दूसरे खाई तक जा रहे थे और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। जब उनके गनर शहीद हो गए तो उन्होंने खुद ही मशीन गन संभाल ली और दुश्मन सेना पर हमले शुरू कर दिए। उनको ऐसा करते देख उनकी कंपनी के दूसरे सैनिक भी जोश से भर गए और उन्होंने दुश्मन पर जबरदस्त हमला किया और उनकी बटालियन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। उस दिन पाकिस्तानी सेना के 89 सैनिक मारे गए, जिनमें उनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा और उनके 3 अधिकारी भी शामिल थे। इसके बाद भी युद्ध जारी रहा। बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों और ग्रेनेडियर्स के बीच गोलीबारी चलती रही। शाम के 6 बजे सैनिकों को जानकारी मिली कि रात के 8 बजे से सीज फायर लागू होगा। इसके बाद दोनों ओर के सैनिकों ने अंतिम बार पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला किया। मेजर होशियार सिंह ने अपने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि 18 दिसंबर को एक पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर सफेद झंडा लहराते हुए आया। उसने अपने सैनिकों के शव मांगे और कहा कि वो अब पीछे हट रहे हैं। तब तक दोनों देशों की सरकारों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा का पार्थिव शरीर और उनके साथ मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के शव पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर शाहबाज खान को सौंप दिए गए। यहां युद्ध की एक और अनूठी और दुर्लभ घटना घटी। युद्ध के बाद जरपाल गांव में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम राजा का शव मिला। उनकी बाहें अकड़ गई थीं और वो उसी स्थिति में थीं जिसमें उन्होंने अपनी स्टेन गन पकड़ी हुई थी। ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वेद एरी की बेटी रितु ए पंडित ने साल 2021 में द प्रिंट से बात करते हुए बताया कि 18 दिसंबर को जब कर्नल अकरम राजा का शव लौटाया गया तो उनके ताबूत के भीतर एक चिट्ठी रखी, जिसका टाइटल था एक सैनिक को श्रद्धांजलि। इसमें लिखा था कि अकरम राजा ने एक सच्चे सैनिक की तरह मौत को गले लगाया, हम उन्हें सलाम करते हैं। बाद में इसी चिट्ठी के आधार पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम राजा को हिलाल ए जुर्रत दिया गया, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है। सीज फायर के बाद भारतीय ब्रिगेड कमांडर जब मौके पर पहुंचे तो होशियार सिंह घायल अवस्था में थे। उनकी बहादुरी के लिए उनको परमवीर चक्र दिया गया। मेजर होशियार सिंह 1988 में भारतीय सेना से रिटायर हुए। 1998 में जब वो 61 साल के थे, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 1971 का युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये बहादुरी और लीडरशिप की भी परीक्षा थी। बैटल ऑफ बसंतर में मेजर होशियार सिंह दहिया ने यह साबित कर दिया कि सच्चा सैनिक हालात से नहीं चलता, बल्कि उसे सिर्फ अपना देश और अपना कर्तव्य दिखता है। घायल होने के बावजूद मोर्चा न छोड़ना और खुद मशीन गन संभाल लेना भारतीय सेना की परंपरा का प्रतीक है। परमवीर चक्र उनके शौर्य की औपचारिक पहचान है, लेकिन उनकी असली विरासत वो साहस है जो हर पीढ़ी के सैनिकों को प्रेरित करता रहेगा। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया हमारे साथी रवि सुमन ने, कैमरे के पीछे इसे शूट किया सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।